नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट न्यूज फैक्ट्स का। फास्ट न्यूज फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ हैं। नमस्कार। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, और वो खबर इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन पर विकास स्वरूप का बयान आया है। इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित हो चुका है। विकास स्वरूप भारत के साथ 3 देशों ने सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया है, ये जानकारी दी है। सार्क सम्मेलन पर आखिरी फैसला नेपाल लेगा। नेपाल को चिट्ठी लिखकर हमने अपना रुख बता दिया है, ये कहना है विकास स्वरूप का। स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं था सार्क सम्मेलन को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सार्क के नियम बहुत स्पष्ट हैं। यदि किसी भी सार्क देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो फिर शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ता है। और इस बार तो आपने देखा है कि केवल भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पत्र हमने नेपाल को लिखे हैं, जो कि करंट चेयर हैं सार्क के, ये फैसला जो है उसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर नेपाल ही कर सकता है। इस साल सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। सार्क के 3 अहम देशों अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भूटान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। As regards meddling in the internal affairs, you have seen Bangladesh did not take part in the SAARC Home Ministers Conference as well as in SAARC Finance Ministers Conference. In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। बड़े आयोजनों को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से ही खराब है। ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। सार्क के चार्टर के मुताबिक 8 सदस्य देशों में से अगर एक भी समिट में हिस्सा लेने से इनकार करता है तो सम्मेलन स्थगित हो जाता है। सार्क के बहिष्कार को बीजेपी ने सही बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो विश्वव्यापी जंग है उसमें बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और जो आतंकवाद और आतंकवादियों के आका हैं वो हताश और निराश हैं। भारत इस तरह की कूटनीति या इस तरह की रणनीति पे विचार करे कि सार्क समिट दक्षिण एशिया में कहीं पर और पाकिस्तान के बगैर हो। भारत को अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके अब पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए। If India pulls out of the SAARC summit, that summit cannot be held. And to have other countries siding with India on this issue means that Pakistan is definitely isolated, even within our own region. क्योंकि पाकिस्तान अगर लगातार हमारे ऊपर ये आतंकवादी हमले करता है तो सार्क का मतलब क्या है? सार्क को जो है नेपाल को बता दिया गया है कि भाई ये नहीं होगा। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन साउथ एशिया के 8 देशों का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। फिलहाल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान सार्क के सदस्य हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने एक और मुहिम शुरू की है। गोवा में अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। भारत ने इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक देशों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस दौरान नहीं बुलाया जाएगा। गोवा में होने वाली इस बैठक का मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था और आतंकवाद होगा। बिम्स्टेक देशों में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। 15-16 अक्टूबर को गोवा में होना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं।
माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान को अलग थलग करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही बिम्स्टेक देशों में भारत का रुतबा भी बढ़ेगा। पानी रुकने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक के दर पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से अपील की है कि वो नीलम और चेनाब पर भारत के प्रोजेक्ट पर रोक लगाए। सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के पाकिस्तान के बयान पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक व्यापक रूप से हर पहलू को देख रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए एक देश के रूप में पाकिस्तान का सामना करने। और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा है कि इस बार अदंडित नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत के ऊपर ही क्यों सर राज आपको चलाना है, लोगों ने वोट आपको दिया है, कोर्ट को नहीं दिया है। सब चीजें कोर्ट के सर पर क्यों डाल रहे हैं? देखिए, एक ट्रीटी दो देशों के बीच में होती है। जब तक दोनों पार्टनर विलिंग है और सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे की सुविधा का ख्याल रख के, अगर वो स्थिति नहीं है तो हर देश को अधिकार है कि उसको रिव्यू करे और भारत के पास भी अधिकार है। सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को देता है। जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब संधि में शामिल हैं। पंजाब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भी संधि में शामिल हैं। 6 नदियों का 80.5% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। भारत अपनी ही नदियों का सिर्फ 19.5% पानी इस्तेमाल करता है। 6 नदियों के पानी से पाकिस्तान में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। पाकिस्तान की कृषि में इन 6 नदियों के पानी की अहम भूमिका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कल नेशनल असेंबली में सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख का विरोध किया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति का समर्थन किया है। महबूबा ने कहा कि प्रोटोकॉल भूलकर पीएम मोदी लाहौर अच्छे संबंधों की उम्मीद से गए थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने पठानकोट की जांच का नाटक किया, कार्रवाई नहीं। महबूबा ने यह भी कहा कि बंदूक समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ओसामा का ये हश्र न होता। यहाँ का जो नौजवान जिसको आज लगता है कि बंदूक उठाने से कुछ मेरा होगा, उसको मैं ओसामा बिन लादेन की मिसाल देना चाहती हूँ। बदकिस्मती से हमारी कौम, हमारी रियासत तो सारी दुनिया में, इसके लिए कहा भी है कि अल्लाह ताला ने अगर जमीन पे कहीं जन्नत बनाई है तो ये जम्मू कश्मीर है। 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को एनकाउंटर में मार गिराया था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 82 दिनों से पूरी कश्मीर घाटी में तनाव का माहौल है। कश्मीर हिंसा में अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हमें उन पर यकीन करना चाहिए। बीके बंसल सुसाइड मामले की जांच के लिए सीबीआई ने जांच टीम गठित कर दी है। वहीं बीके बंसल की सुसाइड नोट भी सामने आया है। सीबीआई ने कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी, आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बीके बंसल और बेटे योगेश ने सुसाइड नोट में सीबीआई के 5 अधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। बीके बंसल ने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं यह सुसाइड सीबीआई के टॉर्चर की वजह से कर रहा हूँ। 18/7/2016 की रात से 19/7/2016 की सुबह तक सीबीआई की लेडी ऑफिसर मिस रेखा सांगवान और मिस अमृता कौर ने बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया। मेरी पत्नी को बहुत थप्पड़ मारे, नाखून चुभोए और बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी। मेरे सामने ही 18/7/2016 को दोपहर में डीआईजी संजीव गौतम ने एक लेडी ऑफिसर को कहा था कि इतना टॉर्चर करना माँ और बेटी को कि दोनों मरने लायक हो जाएं। इसके अलावा एक बहुत मोटे हवलदार ने भी मेरी पत्नी के साथ बहुत गंदा व्यवहार और टॉर्चर किया। अगर मेरी गलती थी भी तो मेरी पत्नी और बेटी को टॉर्चर करके सुसाइड क्यों करवाया गया? ये मर्डर है, इसे सुसाइड नहीं कहा जा सकता। 16 जुलाई को सीबीआई ने रंगे हाथों बीके बंसल को गिरफ्तार करने का दावा किया था। दिल्ली के एक होटल में फार्मा कंपनी के पक्ष में फैसले के लिए रिश्वत लेने का दावा किया गया। गिरफ्तारी के वक्त बंसल के एक फार्मा कंपनी के ब्रोकर के साथ होने का दावा किया गया था। जुलाई में बीके बंसल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके और उनके रिश्तेदारों के घर पर भी छापे मारे थे। बीके बंसल और उनके बेटे ने कल अपने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर दिया था। मोदी सरकार देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है।
मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करेगी। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इन पंचायतों में हिस्सा लेंगे। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वोट का सौदा है वो विकास के मसौदे में बदल गया है। अब वोट का सौदा नहीं चलेगा, अब विकास का मसौदा चलेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आपसे शिकायत है, वो कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो सबकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अलग से किसी वर्ग के लिए बात ही नहीं करते। और आज वो अलग से किसी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हूँ। देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि न मुसलमानों को पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मेवात के बाद दूसरी पंचायत 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रशासन में सुधार के लिए बीसीसीआई उनकी सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो ये गलत है, और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद मोहन जी को मेंशन कराया, मुख्य न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में, कि रिव्यू पिटीशन पे जल्दी कोई फैसला कराया जाए, क्योंकि इस रिव्यू पिटीशन के आड़ में बीसीसीआई लोढ़ा पैनल के रिफॉर्म्स को लागू करने में आनाकानी कर रहा है। We are not listened to it, we are listened to Lodha, Justice Lodha. ड्राफ्ट नोटिस ऑफ हाई कोर्ट की ये इसमें हमें सच्चाई बताई। 22 जनवरी 2015 को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी गठन की। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को 4 से 6 महीने के अंदर लोढ़ा कमेटी के अंदर सिफारिशें लागू करने को कहा, लेकिन 21 सितंबर बीसीसीआई ने एजीएम में चयन समिति का ऐलान किया। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के उलट चयन समिति बनाई। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को। लखनऊ में लूट और गैंगरेप की खौफनाक वारदात सामने आई है। लखनऊ के पारा इलाके में करीब 10 बदमाशों ने इस घर पर धावा बोला, लूटपाट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाश उनकी बेटी को उठाकर ले गए। 2 घंटे बाद बच्ची बेहोशी की हालत में परिवार को मिली। पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। हमका मारे, पत्नी मारे, बच्चे मारे, 11 जने थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,27,394 मामले दर्ज हुए। 2015 में रेप के 34,651 मामले दर्ज हुए। 2015 में अपहरण के 60,000 मामले दर्ज हुए। रेप के केवल 30% मामलों में सजा हुई, जबकि अपहरण के 25% मामलों में ही आरोपी को सजा मिली। शक है कि वारदात को कच्चा बनियान गिरोह ने अंजाम दिया है।